गॉस थ्योरम या गॉस लॉ पिछले क्लास में हमने पढ़ा है। क्या है ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि विद्युत फ्लक्स और निर्वात में जो उपस्थित बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उस पर रिलेशन है। क्या है? रिलेशन है, संबंध है, जो कि होता है phi E is equal to Q upon epsilon naught। कितना? एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो परमिटिविटी है, विद्युतशीलता है वायु या निर्वात की। ये गॉस नियम है। ये क्या है? गॉस नियम है। इसके सहायता से हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का निगमन करेंगे। और कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? यदि दो बिंदु आवेश है, एक आवेश Q ये है और दूसरा आवेश ये मान के चलते हैं क्या है? Q नॉट A Q नॉट है, दोनों के बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? क्या होगा? स्थिर वैद्युत बल है दोनों के बीच लगने वाला, जो कि आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। तो F इज इक्वल टू क्या होगा? हम मान के चल रहे हैं कि अभी कहाँ है? निर्वात में है, वायु या निर्वात में। तो कांस्टेंट क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो हम इसको क्या करने वाले हैं? निगमन करने वाले हैं, इसको डिराइव करने वाले हैं। किसका उपयोग करके? इस थ्योरम का उपयोग करके। कौन सा? गॉस थ्योरम का। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सर्वप्रथम हम एक बिंदु आवेश मानते हैं जो कि वायु या निर्वात में उपस्थित है किसी बिंदु O पर। मान के चलते ये बिंदु O है जिस पर बिंदु आवेश यानी कि पॉइंट चार्ज जो है इस पॉइंट O पर इस तरह से स्थित है। ये हमने मान लिया। ठीक है, तो इसके पहले हमें एक चीज और जो है जानना पड़ेगा, गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस जिसको बोलते हैं, गॉसियन या गॉस पृष्ठ बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है जिसे किसी आयतन को परिबद्ध करते हुए खींचते हैं, वॉल्यूम को घेरते हुए क्या करते हैं? खींचते हैं, ताकि हम उसका विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर सके। उसमें उस पर उपस्थित जो आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र जो निर्मित हुआ है उसका परिमाण ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो किसी आयतन को घेरते हुए हम एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं और उसी काल्पनिक पृष्ठ को गॉस पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ या गॉसियन सरफेस कहते हैं। ठीक है क्या? तो एक वर्ड है, जितने भी एप्लीकेशंस आएंगे गॉस थ्योरम के सब में हम गॉसियन पृष्ठ जो है ड्रॉ करेंगे आगे, याद रखिएगा। तो एक तो अभी फिलहाल हम कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का जो नियम है उसका निगमन कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या माना? हमने माना कि बिंदु आवेश Q है, प्लस Q दिखाने की जरूरत नहीं है, हम चाहे तो Q बस लिख सकते हैं। Q है जो कि बिंदु O पर उपस्थित है। अब हम क्या करते हैं? R त्रिज्या और केंद्र O का एक गोला खींचते हैं। क्या खींचते हैं? स्मॉल r त्रिज्या और उसका केंद्र हम किसको मानते हैं? O को मानते हैं और एक गोला हम खींचते हैं। तो ये हो गया r त्रिज्या और इस r त्रिज्या का हम एक गोला यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो ये गोला है, हमने ड्रा एक्चुअल में सर्कल किया है। ये है क्या? गोला। ये क्या है? गोला है। हमने गोला हम ड्रॉ कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, तो हमने ड्रॉ किया है सर्कल, लेकिन ये है क्या? गोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है? r है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम क्या करेंगे? हम इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये कुंदन के बगल में कौन बैठा है? लाकेश। कहाँ ध्यान है? तो ये क्या है? गोला है। क्या है? गोला है। अब इससे गुजरने वाले, इससे कुल मिलाकर के इस Q आवेश के कारण, Q आवेश से जो रेखीय विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी इस गोले से बद्ध, यानी कि जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, वो ज्ञात करेंगे। तो इस गोले से बद्ध विद्युत फ्लक्स हम ज्ञात करने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम इस गोले पर एक बिंदु P की कल्पना करेंगे, एज्यूम करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? इस गोले को छोटे छोटे अवयव में विभाजित कर देंगे, जिसमें प्रत्येक अवयव का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो इक्वल होगा। क्या होगा? बराबर होगा। जिसमें एक अवयव कहां पड़ेगा? इस बिंदु P पर पड़ेगा। आ रहा है समझ में? और इस अवयव का जिसका एरिया हम मान लेंगे क्या? ds है, जिसकी डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड होगा। इस एरिया के क्या होगा? आउटवर्ड होगा। और अगर हम विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन की बात करें इस बिंदु P पर, तो वो भी आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, त्रिज्या बाहर की ओर होगा। कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, यहाँ तक क्लियर है? और जो एरिया ds है इसकी भी डायरेक्शन किस ओर होगी? बाहर की ओर होगी। और वो बहुत छोटा है, हमने इतना बड़ा बनाया, इतना बड़ा नहीं होगा एरिया, छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। तो उसकी भी डायरेक्शन किस दिशा में होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही होगी। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब हम इसके पहले क्या किए थे? जैसे कि गॉस थ्योरम में किए थे, वही काम यहाँ भी करना है। तो इस पूरे गोले से जो बद्ध जो विद्युत फ्लक्स है वो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? ये इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो phi E इज इक्वल टू कितना होता है? phi E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस, किसका? इस गोले का, इस स्फीयर का। क्या होता है? इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है phi E इज इक्वल टू क्या होगा? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। कितना होता है? E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। देखिए कुछ इस तरह से होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बिंदु P कहीं पर भी रहे, बिंदु P इस गोले पर कहीं पर भी रहे, विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है, इक्वल रहने वाला है, यानी कि मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? बराबर रहेगा, और डायरेक्शन रेडियली आउटपुट रहेगा। तो ये बिंदु P कहीं पास भी रहे, E और ds दोनों
यानी कि जितने भी अवयव है सबके जो एरिया है वो बराबर होने वाले हैं। उसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो भी बराबर रहने वाला है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है इक्वल रहने वाला है। तो ये सब जितने जितने जो एरिया है, छोटे छोटे जो एरिया है सर, क्षेत्रफल है, सबका ये एडिशन है, कुल मिलाकर इंटीग्रेशन है तो क्या है, एडिशन है। तो यहां से हमें मिल जाएगा क्या, इस गोले से बद्ध वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन समाकलन और ई डी एस कॉस थीटा। थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच में बनने वाला एंगल है। तो यहां देखिए कितना एंगल, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और ये प्रत्येक बिंदु पर होगा, ऐसी सिचुएशंस किसमें होंगे, प्रत्येक बिंदु पर होगा। और इसीलिए हमने इसको किस रूप में लिखे हैं, समाकलन के रूप में लिखे हैं। और ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें, गॉस थ्योरम में। कॉस थीटा, थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, ई जो कि कांस्टेंट वैल्यू है इसे हम बाहर लिखते हैं और समाकलन क्या बचा है, डी एस कॉस थीटा का मान कितना, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री। कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो फाई ई का मान कितना हो जाएगा, ई और सरफेस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन और यहाँ क्या है, ds क्या है, ds। तो यहाँ देखिए ये जो ds दिख रहा है ये समाकलन है किसका, ds का, जो स्मॉल एरिया है उसका समाकलन है। और उस सारे स्मॉल एरिया को जोड़ देंगे, एड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, सरफेस एरिया मिलेगा। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो हमें फाई ई का मान मिलेगा, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, ई, और ये समाकलन है किसका, स्मॉल एरिया का, छोटा जो क्षेत्रफल है ds उसका, और सारे स्मॉल एरिया को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस गोले का सरफेस एरिया मिलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा, जिसका मान कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखें, तो जो समाकलन है किसका, स्मॉल एरिया का, किसके बराबर होगा, 4 पाई r स्क्वायर के, जो कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, स्फीयर का सरफेस एरिया है। समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 गॉस थ्योरम से, तो गॉस नियम से फाई ई का मान कितना होता है, देखिए हमने यहाँ लिखा है q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो लिखते हैं q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों फाई ई के इक्वल है, दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किससे, इस स्फीयर से बद्ध, इस गोले से बद्ध वैद्युत फ्लक्स है। तो हम लिख सकते हैं इसे किस रूप में, E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक साथ लिखते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमें मिल गया, क्या बचा है, q अपान r स्क्वायर, ये r स्क्वायर भी मिल गया। ये याद करिए, किसी बिंदु आवेश के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के लिए फार्मूला है, व्यंजक है। हमें क्या चाहिए, हमें कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम निकालना है, जो कि इतना होता है। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु P पर एक और बिंदु आवेश एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं Q नॉट की, किसकी, Q नॉट की। तो ये Q नॉट जो है अनुभव करेगा फोर्स, क्या करेगा, फोर्स लगेगा उस Q नॉट पर। फोर्स कितना लगेगा, कितना लगेगा फोर्स, F इज इक्वल टू Q नॉट E, इतना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, E है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, E है। तो उस पर बल जो लगेगा, कूलाम बल जो लगेगा वो कितना लगेगा, Q नॉट E लगेगा। E का मान समीकरण 3 से रख देते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q नॉट है, यहाँ Q है, Q ये रहा Q नॉट और अपान r स्क्वायर। ध्यान से देखिए, कूलाम का विक्रम वर्ग का नियम है क्या, यही है, तो यहां तक बनाना है। ये प्रश्न जो है कभी कभार पूछा जाता है कि गॉस के नियम से कूलाम के विक्रम वर्ग का नियम का निर्माण कीजिए। ठीक है, आगे हम रेखीय आवेश के कारण, आप एप्लीकेशंस देखेंगे गॉस जो थ्योरम है उसका। तो रेखीय आवेश के कारण या अनंत लंबाई के सीधे लंबे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो नोट्स तो मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है, आप उसमें नोट्स लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूँ किसके कारण, रेखीय आवेश, रेखीय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दिस ईयर, रेखीय आवेश या अनंत इनफाइनाइट, अनंत लंबाई के सीधे लंबे आवेशित तार। तो रेखीय आवेश या अनंत लंबाई के सीधे लंबे आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है, वो आप वहां से आप देख के लिख लेंगे, जिनको नहीं मिला होगा मुझसे संपर्क करेंगे। तो हम मान के चलते हैं कि ये L
सीधे लंबे आवेशित तार है या रेखीय आवेश है, ठीक है, लाइन चार्ज है क्या L, और इसके अक्ष से r दूरी पर यहाँ कहीं इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें गॉसियन जो सरफेस है, गॉसियन जो पृष्ठ है वो ड्रा करना होगा। तो हम r त्रिज्या की और स्मॉल l लंबाई का एक बेलन जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक बेलन हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि होगा क्या, गॉसियन पृष्ठ होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने L लंबाई और R रेडियस, L लेंथ और R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस जो कि काल्पनिक पृष्ठ है वो हमने ड्रॉ कर लिया, जो कि एक क्या होगा, गॉसियन सरफेस होगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। अब हम आसानी से इस पृष्ठ पर गॉस थ्योरम जो है अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले हमें, जैसा कि हम कूलाम का जो विक्रमवर्ग का नियम हमने डिराइव किया, तो हमने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात किया, विद्युत फ्लक्स ज्ञात किया, उसी तरह से इसमें भी इस बेलन से बद्ध जो विद्युत फ्लक्स है वो हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो हमने क्या माना है, L लंबाई और R रेडियस का बेलन जो कि गॉसियन पृष्ठ है हमने ड्रॉ किया है। इसमें तीन पृष्ठ आपको देखने को मिल रहा होगा, S1, S2 और ये S3, वक्र पृष्ठ और समतल वृत्तीय पृष्ठ, कर्व पृष्ठ और सर्कुलर फ्लैट सर्कुलर सरफेस, ये तीन पृष्ठ आपको देखने को मिल रहा है। तो दो जो पृष्ठ है जो कि समतल वृत्तीय पृष्ठ है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है, कौन कौन से, S1 और S2, S1 और S2, ये S1 और ये S2, ये दोनों जो है, और S2, ये दोनों क्या है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है, समतल वृत्तीय पृष्ठ है, दिख रहा है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इस रेखीय आवेश के कारण इस बेलन के किसी भी यानी कि सरफेस पर, बेलन के पृष्ठ पर, तो हम पॉइंट P पर बात करें, जैसा कि इसके पहले हम करते आए हैं वैसे ही करेंगे, इसको भी स्मॉल एरिया में हम डिवाइड करेंगे इक्वल एरिया के। तो यहाँ पॉइंट P पर भी कोई एक स्मॉल एरिया पड़ेगा जिसको मान के चलते हैं, जिसका स्मॉल एरिया क्या है, ds वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से होगा। और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, वो भी आउटवर्ड होगा, वो भी क्या होगा, आउटवर्ड ही होगा। तो दोनों के डायरेक्शन क्या होंगे, सेम होंगे। इस वक्र पृष्ठ पर ये बिंदु कहीं भी रहे सेम सिचुएशन होगा, क्या होगा, सेम सिचुएशन होगा, यानी कि E और DS के बीच में यहाँ एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ये तीसरे पृष्ठ की बात, S3 पर बात चल रहा है जो कि वक्र पृष्ठ है। हमने यहाँ क्या लिखा है, समतल वृत्तीय पृष्ठ के लिए, समतल वृत्तीय पृष्ठ के लिए, फ्लैट सर्कुलर जो सरफेस है उसके लिए S1 और S2 है। यहां जब देखेंगे तो ये पृष्ठ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, समांतर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर है। जैसे ये अगर बेलन है तो एक पृष्ठ तो ये हो गया, ये एक पृष्ठ ये हो गया, ठीक है, और एक पृष्ठ ये ऊपर हो गया, और एक दो पृष्ठ, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो इसमें देखिए ये वाला पृष्ठ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, कैसे रहेगा, इस तरह से ऐसे रहेगा, और ये वाला सरफेस कैसा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के समांतर है। इट मींस थीटा कितना होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब आगे हम हल करेंगे यहाँ cos 90 जब लिखेंगे तो वहां क्या आएगा, 0 आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो सरफेस है जो कि समतल वृत्तीय पृष्ठ है, फ्लैट सर्कुलर सरफेस है S1 और S2, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, कितना होगा, 0 होगा। तो वैद्युत जो फ्लक्स होगा इन दोनों पृष्ठ के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा S1 और S2 के लिए कितना होगा, 0 हो गया। तो अब बच गया क्या, पृष्ठ S3 जो कि वक्र पृष्ठ है, कर्व सरफेस है, ये बच गया। और इसमें जैसा कि हमने पहले भी बात किया है, ये पॉइंट P कहीं भी रहे, E और DS वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस पूरे बेलन से बद्ध जो अब विद्युत फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, S2 सरफेस से जो गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि विद्युत जो फ्लक्स है उसके इक्वल होगा। इसका मतलब है फाई E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और इसे हम किस रूप में लिखते हैं, इसको लिखते हैं EDS cos थीटा के रूप में, cos थीटा के रूप में, इस तरह से। और ये किसके लिए है, S3 के लिए है, किसके लिए है, S3 के लिए है। 1 और 2 के लिए तो 0 हो गया वैद्युत फ्लक्स, तो S3 के लिए है, किसके लिए है, S3 के लिए है। cos थीटा, यहाँ देखिए थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, इसको हम कई बार करते आए हैं। cos 0 का मान कितना होगा, 1 होता है। तो ये मान कितना हो जाएगा, ये मान जो है हो जाएगा E जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या बचा है, यहाँ ds cos 0 डिग्री, और ये क्या है, S3 इज इक्वल टू cos 0 का मान कितना होगा, 1 होता है। तो ये हम किस तरह से लिख सकते हैं, E और समाकलन ds किसके लिए, S3। तो ये वक्र पृष्ठ है, ये क्या है, वक्र पृष्ठ है, किसके लिए है, S3 के लिए लिखे हैं, देखिए वक्र पृष्ठ के लिए है। और जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है बेलन का कितना होता है, रेडियस हमने माना है R और लेंथ कितना है
एल, तो 2 पाई आर एल होता है, कितना होता है 2 पाई आर एल। तो ये जो समाकलन ds है इसका मान कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो फाई ई का मान हमें मिलेगा 2 पाई आर एल इतना मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, गॉस जो थ्योरम है वो हम अप्लाई करते हैं। गॉस थ्योरम क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। गॉस थ्योरम क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से दोनों फाई ई के इक्वल है, दोनों क्या है वैद्युत फ्लक्स है। तो हम लिख सकते हैं इसे किस रूप में लिख पाएंगे, इसको क्या बचा है देखिए, फाई ई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल, यहाँ ई बचा हुआ है जिसको हम भूल गए हैं लिखना, यहाँ क्या बचा हुआ था, ई बचा हुआ था। इन दोनों इक्वेशन को हम मिला करके लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये 1 है और ये 2 है, हमें मिलेगा ई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इतना मान मिलेगा। ठीक है, इतना मान हमें मिलेगा। अब आगे जब हल करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ई का मान, लेकिन इसके पहले हम यहाँ क्यू को दूसरे रूप में लिखते हैं। हम मान के चलते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व जो है लाइन सरफेस चार्ज कितना है, लैम्डा है, और ये जो तार है ये क्यू आवेश से क्या है, आवेशित है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन स्मॉल एल होगा, क्योंकि बेलन की लंबाई हमने कितना माना है, एल माना है, तो अंदर ये जो तार है उसकी भी लंबाई कितनी होगी, एल होगी। और यहाँ से क्यू का मान कितना मिलेगा, क्यू का मान मिलेगा हमें लैम्डा एल मिलेगा। क्या मिलेगा, लैम्डा एल। तो यहाँ ये जो क्यू का मान है इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा एल। क्लियर है, देखिए ये एल और ये एल क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, और क्या बचेगा, इतनी वैल्यू बचा हुआ रहेगा। हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, जो कि क्या है, जो कि ई है। तो ई का मान हमें मिलेगा, ई इज इक्वल टू, इधर क्या बचा हुआ है, लैम्डा, क्या बचा हुआ है, लैम्डा अपॉन, यहाँ क्या है 2, फिर पाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या बचा हुआ है आर। तो ये जो है फाइनल फार्मूला है किसके लिए, रेखीय आवेश या अनंत लंबाई के सीधे लंबे आवेशी तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, क्या ये 5 नंबर में पूछा जाता है, आई थिंक ये 2021 में 2021 में 5 नंबर में पूछा गया था। ग्राफ भी खींचने के लिए बोलता है कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ग्राफ खींचिए। तो आप देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, आर जो है क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ई जो है आर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है इनवर्सली डिक्रीज होते जाएगा, व्युत्क्रमानुपातिक रूप से घटते जाएगा। क्लियर है, तो ग्राफ जब खींचने को बोलेगा तो किस तरह से ग्राफ खींचेंगे, आप लीजिए y एक्सिस में ई को और x एक्सिस में किसको, r को। तो जैसे जैसे r का मान बढ़ेगा इनवर्सली इस तरह से डिक्रीज होगा क्या, वैल्यू जो है किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो 1 नंबर में इसको पूछा जाता है, 1 नंबर में इसको पूछा जाता है, बाकी 4 नंबर इसमें रहता है। ये आया था 2021 में, तो इस साल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।